एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे तुलनात्मक राजनीति की समझ यूनिट फर्स्ट, यानी इसकी बुक का नाम है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण, यानी कि मेथड एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक, इस बुक का पहला यूनिट है तुलनात्मक राजनीति की समझ। आपकी क्या समझ रही है तुलनात्मक राजनीति पे, आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से पेपर में कंपलसरी 2 क्वेश्चन आते ही हैं तीनों में से। ठीक है, ये पहली यूनिट है, ये 2 भाग में आएगा, 2 लेक्चर इसके आएंगे। ठीक है, ये पहला लेक्चर है। इसमें आप तुलनात्मक राजनीति का ये देखेंगे, तुलनात्मक इंट्रोडक्शन, तुलनात्मक राजनीति में क्या है, तुलनात्मक राजनीति क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी समझ क्या रही है तुलनात्मक राजनीति की। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद तुलना क्यों करें हम, तुलनात्मक राजनीति में क्या ज़रूरी है हमें तुलना करना, क्यों हमें आवश्यकता है तुलना करने की। ठीक है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है तुलना का, क्या अगर तुलना ना करें तो उससे क्या मतलब नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति में तुलना क्यों करना ज़रूरी है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेक्चर में आप तुलनात्मक विधियां पढ़ोगे कि तुलनात्मक राजनीति में क्या विधियां रही हैं, और यूरोपीय केंद्रवाद से परे ये पढ़ेंगे। इन चारों क्वेश्चनों में से अब कंपलसरी 3 से 2 क्वेश्चन पहली यूनिट से पूछता है। ठीक है, आप देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की समझ। इंट्रोडक्शन देख लो, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का इंट्रोडक्शन है ये। आमतौर पर तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं 2 देशों की सरकारों की तुलना से समझा जाता है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में एक चीज़ का कभी भी तुलना नहीं कर सकते। एक वस्तु की क्या तुलना करोगे, कम से कम किसी वस्तु की तुलना कर रहे हो तो 2 वस्तु से करोगे। ठीक है, एक वो खुद की वस्तु ए और दूसरी बी वस्तु, ठीक, जब ही तुलना करोगे। इसलिए ये तुलनात्मक राजनीति में सरकारों की भी तुलना होती है। आमतौर पर तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं 2 देशों की सरकारों की तुलना से समझा जाता है कि एक देश की गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है और वो दूसरी देश की गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उसकी तुलना करके आप ये देखोगे कि कौन सा बेनिफिट ज़्यादा दे रही है, गवर्नमेंट काम करने में सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तुलना करके आप पता लगा लोगे। इसलिए कहने का मतलब है आमतौर पे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं 2 देशों की सरकारों की तुलना से समझा जाता है। कभी कभी इसे कुछ देशों के संविधानों की तुलना अध्ययन माना जाता है कि क्या है कि जब आप मान लो इंडिया का वो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो, चाइना का, आयरलैंड का, ठीक है ना, ब्रिटेन का, जितने भी ये संविधान आप देखोगे तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो तुलनात्मक राजनीति में कि कौन सा संविधान सबसे बेहतर है। ठीक है, कौन से नियम कानून सबसे बेहतर है। ठीक, कभी कभी इसे कुछ देशों के संविधान तुलनात्मक माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति का ये संकुचित अर्थ है कि इसका अर्थ विस्तृत और व्यापक है। बहुत बड़े पैमाने पर तुलनात्मक राजनीति को समझा जा सकता है। आज इस विषय के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, आदर्श, आकारों और व्यवहार का अध्ययन विशेष तौर पर किया जाता है। इसमें राजनीति का अध्ययन बहुत ही कम, परंतु गैर राजनीतिक का अध्ययन अधिक किया जाता है। ठीक, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि विधायिका, राजनीतिक दल, राजनीतिक हित समूह, ठीक है ना, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन इत्यादि, और राजनीतिक व्यवहार में आप मतदान देख लो, विरोध उसका प्रदर्शन देख लो, राजनीतिक क्या पैम्पलेट पढ़ना। राजनीतिक पैम्पलेट का मतलब होता है जो राजनीतिक पर्चा अपने दावे पेश करते हैं एक बुक छाप के या पैम्पलेट पेज पे छाप कर कि हम ये वादे करते हैं, हम ये अब हमारी गवर्नमेंट अगर सत्ता में आएगी तो हम ये करेंगे, उसका ठीक है तुलना कर सकते हो। अब राजनीतिक तुलना कैसे करोगे कि एक पार्टी अगर मान लो बीजेपी है, एक पार्टी कांग्रेस है, अपने अपने पैम्पलेट जारी करेगी, तो आप पढ़ोगे दोनों की कौन से बेनिफिट है, दे रहा है ज़्यादा, उसी को चुनोगे आप उसको। ठीक है, आप अध्ययन कर सकते हो। राजनीतिक विचारों, यानी राजनीतिक विचारों में जैसे उदारवाद, संकीर्णवाद या मार्क्सवाद का भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है।
इसमें केवल संस्थाओं का वर्णन ही या विश्लेषण ही नहीं बल्कि नए नए सिद्धांतों प्रतिमानों के ढांचे के अंतर्गत राजनीति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि नए नए जो सिद्धांत आ रहे, तकनीक आ रही है, टेक्निकल जो क्षेत्र में प्रौद्योगिकी बढ़ावा दे रहा है, उससे कैसे मतलब देखती है गवर्नमेंट तुलना करके। मान लो इंडिया में कोई सिद्धांत आया, कोई टेक्नोलॉजी आई है और चाइना के पे भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, तो दोनों टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करोगे चाइना और इंडिया के, ठीक है, या इंडिया और पाकिस्तान या पाकिस्तान चाइना, किसी दो देशों की जब कंपेयर टेक्नोलॉजी को करोगे तो आपको खुद ही जब कंपेयर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर काम करती है, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है हमारे लिए। ठीक, केवल विषय ही नहीं, इसमें पद्धति, तकनीक, दृष्टिकोण, विभिन्न आत्मा, राजनीति का स्वरूप बदल गया है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के आने से इसका विषय क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसमें राजनीति के अतिरिक्त समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, ठीक का भी अध्ययन किया शामिल हो गया है इसमें। अब आते हैं परिभाषा पे। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देख लो। एडमंड फ्रीडमैन के अनुसार, ये एक विचारक हैं एडमंड फ्रीडमैन, वो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं और सरकारों के विभिन्न प्रकारों के और तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। कहने का मतलब है तो जो समाज में संस्था है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके रूपों के विभिन्न प्रकार, कितने प्रकार से गवर्नमेंट काम कर रही है, जो संस्था उसके कितने प्रकार, कितने रूप है, उसकी तुलना करना, उसकी विश्लेषणता करना ही तुलनात्मक राजनीति है। ठीक, आगे आप देखोगे जीन ब्लोडेल के अनुसार दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों के एक साथ क्रमिक परीक्षण का मतलब होता है तुलना करना। एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक राजनीतिक प्रणालियों का एक साथ क्रमिक, क्योंकि एक साथ ही तो तुलना करोगे, ठीक है, उसका क्रमिक परीक्षण, ठीक है, तुलना करना कहलाता है। हेग, हेरोप और एंड मैकॉर्मिक के अनुसार, ठीक है, थोड़े से नाम डिफिकल्ट हैं लेकिन आप एक आध बार लेक्चर दोबारा रिपीट करके सुनेंगे तो याद हो जाएगा। हेग, हेरोप एंड मैकॉर्मिक के अनुसार कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों में सरकार और राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन है जिसके उनके विरोधाभासा और समानता को चित्रित करके उनके बेहतर ढंग से समझने के लिए चित्रित किया गया। कहने का मतलब है इनका कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो विभिन्न देशों में, जो अलग अलग देशों में जो सरकार काम कर रही है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, और जो राजनीति है, जो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित अध्ययन, उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जाता है, मतलब तुलना की जाती है, जिसके उनके विरोधाभासा और जो क्या विरोधाभासा है, में क्या बुराइयां हैं, क्या समानता है उसमें, उसके बेहतर ढंग से हमें समझने की, ठीक है, समझने का चित्रित किया गया है। उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट सबसे बेटर काम कर रही है। एम.जी. स्मिथ के अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक संगठनों के प्रकार, यानी जो राजनीतिक संगठन होते हैं, अब जैसे कि आरएसएस, बीजेपी के संगठन है, ठीक है ना, शिवसेना बीजेपी के संगठन है, ऐसे जो संगठन होते हैं, ठीक है, राजनीतिक संगठनों के उसके प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, उनके क्या गुण रहे हैं, उनका क्या संबंध है, किस क्षेत्र से संबंध है, विभिन्न नेताओं और परिवर्तन के तरीकों का अध्ययन है। ठीक है, उन नेताओं में क्या परिवर्तन है, क्या किया जा रहा है, उसका अध्ययन है। ठीक, इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति न केवल संस्थाओं और उनके यांत्रिक व्यवस्थाओं का, बल्कि उसमें राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया, उसकी संरचना, उसके कार्य, गैर स्थानीय गैर राजनीतिक निर्धारकों का अनुभविक और वैज्ञानिक विश्लेषण भी शामिल है इसमें। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। वो भी आता है लेकिन वो अटैच करके क्वेश्चन आता है कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, और तुलनात्मक राजनीति में एक अलग से क्वेश्चन जोड़ देता है, जैसे क्षेत्र का क्वेश्चन जोड़ दे कि तुलना करने क्यों अध्ययन जोड़ दें, ठीक है, तुलनात्मक विधियों के साथ जोड़ दे या यूरो केंद्रवाद के साथ जोड़ दे। ठीक है, वो परिभाषा आपने देख ली। अब आते हैं तुलनात्मक राजनीति में तुलना क्यों करें, क्यों जरूरी है हमें तुलनात्मक राजनीति में तुलना करने की। ठीक, दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है, चाहे
स्कूल के बाद पढ़ाई के लिए विषय चुनना हो, कपड़े, फ़ोन या अन्य चीज़ें खरीदना हो, तुलना में लगातार शामिल होता है। यानी आप तुलना क्यों करना चाहते, आप तुलना इसलिए करना चाहते हो और क्यों ज़रूरी है तुलना करना, ताकि आप दोनों में से एक को बहुत बढ़िया डिसाइड समझ लें। मतलब ठीक है, आपके लिए क्या प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है उस चीज़ों पे। मान लो आप स्कूल गए, एडमिशन लिया आपने, ठीक है, अब विषय चुनने की बात आई, ठीक है, पढ़ाई के लिए विषय चुनना है कि भाई मुझे कॉमर्स वाले विषय चाहिए, आर्ट्स वाले विषय चाहिए, नहीं हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, अकाउंट चाहिए, साइंस चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, ठीक है। उसमें तो आप उन सभी का तुलना करके देखोगे कि नहीं नहीं मुझे कॉमर्स में सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, नहीं नहीं मुझे आर्ट से अगर कंपेयर करोगे या साइंस को कॉमर्स से कंपेयर करोगे, ठीक है, तुलना करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा बेनिफिट है। उसी तरह आप कपड़े खरीदने जाओगे तो दो कंपनियों के जब आप आपस में कपड़े देखोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है। फ़ोन लेने जाते हो, आप फ़ोन जब लेते हो दुकान से तो वो दो तीन कंपनियों की ऐसे फ़ोन रख देगा सामने, सर ये वाला, सर ये वाला, सर ये वाला देख लो। कैसे आप कंपेयर करोगे, किसी में हार्ड डिस्क कम होगी, ठीक है, किसी में रैम कम होगी, किसी का कैमरा ठीक नहीं होगा, किसी का सब कुछ बढ़िया होगा। तो आप कंपेयर करोगे एक दूसरे कंपनी से कि कौन सा कंपनी का और प्रॉफिट है ज़्यादा, मेरे को फ़ोन इसमें अच्छा लग रहा है। हाँ तो फिर नहीं नहीं इस वीवो वाले में सबसे ज़्यादा है, नहीं नहीं वो आईफोन सबसे ज़्यादा बढ़िया है। आप सारी कंपनियों का कंपेयर करोगे और आप एक ऐसे निर्णय पे पहुँचेगी कि हाँ यहाँ संतुष्ट हो रहे हो इस निर्णय पे कि ये फ़ोन मुझे चाहिए, ठीक है। वो मानव जीवन में ही निर्भर रहता है कि तुलना होनी तो होनी है, ठीक है। राजनीति एक और भी अधिक महत्वपूर्ण और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है ये। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है वो एक और भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है, इसमें हमेशा विकसित होती है। इसकी विभिन्न घटनाओं को समान करने में, उसमें अंतर करने में और उनका आकलन करने के लिए तुलना की आवश्यकता है। आप किसी भी चीज़ को लोगे तो उस क्षेत्र देखोगे, उसकी क्या कंडीशन है वो देखोगे, उसमें अंतर देखोगे एक दूसरे चीज़ों में कि कौन सा कितना अंतर है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ठीक है। उनके आकलन करोगे, देखोगे नहीं ये मेरे पास प्रॉफिटेबल है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें सारी खूबियाँ हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो आप ले लोगे, ठीक। तुलनात्मक राजनीति में उसी तरह सरकारों का भी अध्ययन होता है जो ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक। संस्थाओं का भी अध्ययन हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों का भी अध्ययन आप करते हो। आप दो पार्टियों को, ठीक है, इसलिए तो आप चुन रहे हो गवर्नमेंट अच्छे से, कौन सी गवर्नमेंट काम कर रहे हो। आपको पता कैसे चल रहा है कि आप कौन सा गवर्नमेंट का, क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, आपको भले ना पता हो कि आप तुलना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, जहनो जिहाद में आपको पता होता है कि मैं इसको कंपैरिजन चल रहा होता है कि भाई नहीं नहीं बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, नहीं नहीं कांग्रेस है, नहीं नहीं दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही, नहीं दूसरी पार्टियां नहीं करेंगी। तो आप कहीं ना कहीं उन पार्टियों की खूबियाँ तुलना करके देख रहे हो, एक दूसरे से कमियां देख रहे हो, तभी तो आप ये मतलब एक कन्फर्म होकर बता रहे हो कि नहीं नहीं ये बीजेपी सही काम कर रही है। तो आप उसी को वोट दोगे जो आपको बढ़िया लगता है, जिसका काम बढ़िया हो। वो कैसे कम आप कर रहे हो कि तुलना करके, ठीक है, तुलना करके आप पता लगा रहे हो कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जा सकती है, ठीक है। दो या दो देशों की राजनीति में तुलना इसलिए की जाती है, ठीक है ना। चाइना की राजनीति कैसी काम कर रही है और राजनीति तो इंडिया में भी है, आप दो देशों की तुलना कर लो, देखो कि उन दोनों में सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कौन चला रहा है आज के तत्कालीन में, पिछले ईयर भूतकाल में भी आप जाके देखोगे, ठीक ना, पीछे जाके प्राचीन काल में भी कि कौन सी गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है दोनों देशों की, ठीक। एक ही देश के अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जा सकती है। बिल्कुल एक देश की अलग अलग राज्यों, भारत के राज्यों में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप उत्तर प्रदेश की दिल्ली से कंपैरिजन करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें समानता क्या है और अंतर क्या है, इसके बारे में आप तुलना करके पता लगा सकते हो, इसलिए ज़रूरी है हमें तुलना करना, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति दुनिया की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का व्यवस्थित अध्ययन है और तुलना है। यह समझाने में तुलनात्मक है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में समानता या अंतर क्यों है और इसे बीच विकासात्मक परिवर्तन कैसे आए, ठीक है। ट्रोड लेड्समैन,
ठीक है ना। ये एक विचारक है ट्रोट लैसमैन ने तुलना के 4 कण या वर्ण या कण की पहचान की है। पहला है उनका प्रासंगिक विवरण, ठीक है, वर्गीकरण, परिकल्पना और परीक्षण और भविष्यवाणी, ठीक है। ये 4 चीज़ों की बात करते हैं ये। पहला हम देखेंगे, ठीक, प्रासंगिक विवरण। प्रासंगिक विवरण क्या होता है? यह राजनीतिक वैज्ञानिकों को यह जानने की अनुमति देता है कि प्रासंगिक विवरण क्या होता है कि ये राजनीतिक वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे होते हैं, जो खोज कर रहे होते हैं, जो तुलना कर रहे होते हैं, उनको जानने की अनुमति देता है कि देश क्या है, मतलब ये देश क्या है, क्यों है, इस देश में कैसे शासन चलाया जा रहा है और दूसरे देश में कैसे शासन चलाया जा रहा है, ठीक है। यह तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है कि किसी विशेष देश या देश के समूह की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कहने का मतलब है कि मान लो मैं इंडिया में रह रहा हूँ और चाइना का वो देश है, उसकी मैं क्या करूँगा, उसकी तुलना करूँगा इंडिया में कि उसमें जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं का ध्यान केंद्रित करूँगा कि ये घटनाएं अगर इंडिया में ऐसे हो गई, ठीक है, तो कैसे निपटा जा सकता है, उसकी कंपैरिजन करूँगा मैं, ठीक है। उसीलिए कहा गया है कि किसी विशेष देश या देश के समूह की राजनीति घटनाओं और घटनाओं के वर्णन पर केंद्रित किया गया है प्रासंगिक विवरण, ठीक है। ये 1.1 में आप देखेंगे कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बाहरी परिप्रेक्ष्य को ऐसी प्रणाली की समझ प्रदान करता है जो उसे पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता। मतलब ऐसे जब तुलना हम करते हैं तो हमें ऐसी नॉलेज का पता चलता है जो हमें पहले से ज्ञात नहीं होता, ठीक। आप कंपैरिजन करोगे तो आप पहले ही ये नहीं पता पाओगे बिना कंपैरिजन किए कि इसके साथ क्या है, मतलब इसकी खूबियाँ क्या है, कमियाँ क्या। आप जब कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो आप खुद ही बता लोगे कि भाई इसमें ज़्यादा खूबियाँ इसमें नहीं हैं, ठीक। वही ये कह रहा है कि हमें ऐसी परिप्रेक्ष्य पता है, ऐसी बातें पता चलती है जो हमें पहले से ज्ञात नहीं होता, यानी हमें पहले से पता नहीं होता। ये पहलू पहले परंपरागत के निकट है और तुलना वीडियो, ठीक है, तुलना को एक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, ठीक है ना। ये पूरी नॉलेज एक हमें तुलनात्मक जानकारी प्रदान कर देता है। कुछ आलोचकों का मानना है, आलोचक मतलब जो कुछ बुराई करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को सहमत नहीं होते हैं, आलोचना करते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि अकाल देश के मध्य, ठीक है, अध्ययन को वास्तव में तुलनात्मक नहीं माना जाता। एक अकाल लिख गया है, एकल होगा ये, एक देश का। आप एक वस्तु या एक देश का क्या तुलना करोगे? आप तुलना तो 2 व्यक्तियों में होनी है, 2 व्यक्तियों की तुलना होती है। आप एक व्यक्ति की तुलना कैसे कर दोगे? हैं, तुलना आप एक व्यक्ति से कर नहीं सकते ना। अगर सामने भी कोई और व्यक्ति हो तो आप उसके गुण और गुण तुलना कर सकते हो। एक देश की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। किसी विशेष देश या देश के समूह का अध्ययन करने के लाभ हैं, यानी कि आप अगर किसी देश या उसके समूह के बारे में तुलना कर रहे हैं तो उसका अलग ही लाभ होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण। हमें देख लो, आप एक एग्जाम्पल देख लो कि यूनाइटेड किंगडम देश की राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण, जिसमें हमें संसदीय प्रणाली के लाभों, सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। इसमें हमें अन्य मामलों का आकलन करने में मदद मिलती है। यहाँ समान और विपणन व्यवस्था मौजूद होती है, ठीक है ना। उसमें संसदीय प्रणाली के क्या लाभ रहे हैं, क्या सीमाएं हैं इंडिया की, फिर वो हम देखेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसकी संसदीय प्रणाली की, लोकसभा और राज्यसभा की क्या लाभ और क्या सीमाएं रही हैं, ठीक है। इसीलिए कंपैरिजन करना ज़रूरी हो जाता है। अब आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का तात्पर्य है सूचनाओं को सरल और व्यवस्थित करना। यानी वर्गीकरण का मतलब है कि सूचनाओं को सरल और व्यवस्थित करना ताकि इसे आसानी से देखा और वर्गीकृत किया जा सके। यानी ऐसी सूचना को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देना, ठीक है, बांट देना, वो सरलता से बांट देना कि बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो हम वो आंकड़े और वो सूचनाएं इकट्ठी कर लें, आराम से देख सकें। वर्गीकरण उन
श्रेणियों के सम्मोहन की अनुमति देता है जो समान नहीं है। मतलब जो समान नहीं है, अवर्गीकरण वो है, मान लो कोई डाटा ला रहे हो आप, कोई सामान ला रहे हो, ठीक है, अब उसके जो लक्षण वो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, ये सामान अलग है, आप फ़ोन है, ये खाने का सब्जी है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप एक जगह तो रख नहीं सकते क्योंकि ये तो अलग अलग हैं, उनको तो वर्गीकरण अलग अलग करके रखना पड़ेगा। आइटम भले आप एक बैग में भर के लाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप फ्रिज में रख दोगे, कुछ चीज़ें अलग जगह रख दोगे, ठीक है। उसी तरह कहने का मतलब है कि वर्गीकरण उन श्रेणियों को सम्मोहित करने की अनुमति देता है जो समान नहीं है, मतलब उनमें अलग अलग विभिन्नता है, लेकिन उनमें कुछ स्टार की समानता है, मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें समान हैं, बाकी सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसलिए उदाहरण के लिए आप देख लो, उदाहरण, दो देशों की कल्पना करें। अब मान लो दो देश, कोई से भी दो देश की कल्पना कर लो आप, ठीक, आप कल्पना कर लो दो देशों की। उसमें आप देखो, एक में आप रख दो संसदीय प्रणाली और दूसरे में रख दो राष्ट्रपति शासन। अब ये दोनों ही तो अलग है, दोनों के ही नियम अलग होंगे, संसदीय में नियम अलग होंगे और राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति शासन चलेगा। लेकिन अब इसमें देखो, अब लोकतंत्र का वर्गीकृत किया जा सकता है दोनों में। और राष्ट्रपति शासन मान लो इंडिया में लग जाता है या किसी देश में राष्ट्रपति शासन है, लेकिन लोकतंत्र तो मान लो राष्ट्रपति शासन इंडिया में लगता है तो वहाँ भी तो लोकतंत्र ही होता है ना, है। अब संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली अपने इंडिया में, तो यहाँ भी तो लोकतंत्र ही है। इसीलिए कोई किसी और देश में, दो देशों की कल्पना में आप देखोगे कि एक में अगर संसदीय प्रणाली और दूसरे में राष्ट्रपति शासन है ना, तो नियम अलग हो सकते हैं, कानून अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में लोकतंत्र का वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक। इस प्रकार वर्गीकरण के माध्यम से राजनीति की दुनिया को कम जटिल बना दिया गया है, मतलब आसान बना दिया गया है तुलना करने की वजह से। तुलनात्मक राजनीति में अरस्तु, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब हम पढ़ते हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, ठीक है, उसमें अरस्तु को हम जब पढ़ते हैं तो उन्होंने 158 शहरों के 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, यानी 158 शहरों के संविधानों के बारे में पढ़ा, उसकी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, सरकारों के बारे में पढ़ा, और जो जैसा पढ़ा उन्होंने अपना एक वर्गीकरण तैयार किया और बताया कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कौन सी गवर्नमेंट बुरी है, ठीक है ना, भ्रष्ट है, उसके बारे में बताया है उन्होंने। अरस्तु ने 158 शहरों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए एक तर्क का इस्तेमाल किया है कि संविधानों का अध्ययन किया उन्होंने, और जिसमें राजशाही, अभिजात वर्ग, राजनीतिक अत्याचार, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, शासन करने वालों की संख्या और अच्छे या भ्रष्ट रूप के आधार पर अरस्तु के वर्गीकरण को इस तरह दर्शाया गया है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देखो शासन करने के जो तरीके हैं अरस्तु ने कैसे बताए, ये शासन के प्रकार, कौन से एक व्यक्ति का शासन, जिसमें कौन से एक व्यक्ति का शासन का मतलब होता है जिसमें एक ही व्यक्ति शासन का, जैसे कि राजतंत्र, ठीक है ना, राजतंत्र अच्छा है, राजाओं का शासन है, राजा महाराजाओं का अरस्तु के अनुसार। लेकिन निरंकुश तंत्र में जहाँ एक व्यक्ति का शासन होता है, निरंकुश तंत्र में वो होता है जहाँ एक व्यक्ति का शासन होता है, उसकी इच्छा से ही सारे काम होते हैं, ठीक है, इसमें कोई मंत्री उंत्री की कोई सलाह नहीं होती निरंकुश में, ठीक है। अब और लेकिन राजतंत्र में तो मंत्रियों की सलाह होती है, राजा सलाह लेता है, वाद व्यवहार होता है, ठीक है ना, बहस होती है राजमंच पे कि कौन से नियम लाने चाहिए, क्यों लाने चाहिए, क्या फ़ायदा। लेकिन निरंकुश तंत्र में तो सिर्फ एक शासन हुआ, तो उसमें उसके वजह से ही काम चल रहा है, वो जो कहेगा उठो तो उठो, बैठने को कहेगा तो बैठो, तो नहीं करना तो नहीं करना, करना तो करना है। ऐसे में तो ये एक भ्रष्ट शासन हो जाता है, अपनी इच्छा से निरंकुश शासन में काम कराएगा, ठीक है। कुलीन तंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन इसे कहते हैं, ठीक है, कुलीन तंत्र एक अच्छा शासन है। वर्गतर अथवा अल्पपत्र शासन एक भ्रष्ट शासन होता है, इसमें बहुसंख्यक लोगों का शासन में आप देख सकते हो एक अच्छे शासन में। बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, बहुतंत्र का मतलब होता है सभी लोगों का तंत्र, संवैधानिक तंत्र मतलब होता है संविधान एक नियम कानून से चलने का तंत्र, ठीक है, जो एक अच्छा माना जाता है। अगर नियम कानून से आप चलोगे तो एक अच्छी तरीके से काम चल रहा है, इसलिए हमें अध्ययन करना है। लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र, लोकतंत्र एकदम भ्रष्ट तंत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा घोटाले होते हैं।
सबसे ज़्यादा बुराइयां होंगी लोकतंत्र में, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होगा लोकतंत्र, या प्रजातंत्र कह लो या भीड़तंत्र कह लो इसमें। ठीक, अब आगे देखते हैं। तीसरी है परिकल्पना परीक्षण। परिकल्पना परीक्षण में आप तार्किक कम उन कारणों को समझना है जो बताते हैं कि क्या वर्गीकृत और वर्गीकृत किया गया है। परिकल्पना यानी कल्पना करना है आपको, तार्किक कम उन कारकों को समझना है जो बताते हैं कि क्या वर्गीकृत और वर्गित और क्या वर्गीकृत यानी जो क्या अलग किया गया है क्या नहीं किया गया है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहा जाता है और इसका तात्पर्य कर को इसका तात्पर्य कारकों की खोज है। कर लिख गया, कारकों की खोज है। ठीक है, ताकि बेहतर सिद्धांतों का निर्माण किया जाए, मतलब ऐसे नियम कानून, ऐसे सिद्धांतों का मतलब ऐसे नियम कानून या ऐसी चीज़ों का करों का खोज है जिससे नए नए नियम बनाए जा सके, नए सिद्धांतों की खोज की जा सके तुलनात्मक राजनीति में। ठीक है, ये पहलू तुलनात्मक राजनीति की दूसरी परंपरा के निकट है जो विश्लेषण पर केंद्रीकृत है और चर के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है और बताती है कि कैसे संबंध स्थापित किए गए हैं। भविष्यवाणी, ठीक है, भविष्यवाणी का मतलब भविष्य के जैसा है, देखने लायक। ठीक है, भविष्यवाणी ठीक, देश की तुलनात्मक और इस तरह की तुलना के आधार पर सामान्य कारण संबंध परिणाम की पूर्ण अनुमति देने की अनुमति देता है, अनुमान करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है कि कोई देश है, देश की जो तुलना और इस तरह की तुलना के आधार पर सामान्य कारण से संबंधित जो परिणाम आने वाले होते हैं उसे पूर्व अनुमान करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई देश में संकट है, ठीक है, तो वो तुलना जब आप करोगे कि मान ले कोई चाइना में कोई संकट आ गया, कल को इंडिया में आ जाए, तो ठीक है, उनको फैलने से देरी ना। आप कोविड-19 को देख लो, बहुत तेज़ी से इंडिया में फैलने की शुरुआत होगी चाइना से। आप उसमें वही कारण तुलना करके देखोगे कि अगर इंडिया में होता है दोबारा, तो कैसे भविष्य की कैसे भविष्यवाणी करोगे, तुलना करके ही तो भविष्यवाणी करोगे कि इस कारण से अगर बाद में हम सजग हो जाएंगे कि ऐसे कंडीशन आएगा तो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अनुमति देता है, अनुमान लगाने की अनुमति दे देता है, भविष्यवाणी करने की अनुमति दे देता है ये कारक। अन्य देशों में संबंधित परिणाम जो मूल तुलना में शामिल नहीं है, एक मजबूत सिद्धांत के आधार पर किए जा सकते हैं। कुछ कारकों और शर्तों के आधार पर भविष्य में परिणाम के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, क्या परिणाम हो सकते हैं भविष्य में, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है तथा यह दावा किया जा सकता है कि उत्तम सिद्धांत बेहतर स्टीकर के साथ परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। ठीक है, हैग, हेरोल्ड और मैक्समिक तुलनात्मक राजनीति के दो सिद्धांतों की पहचान करते हैं। ठीक है, और ये बताते हैं और ये कहते हैं कि पहला सिद्धांत उद्देश्य के बताते हैं कि यह राजनीतिक विश्व के बारे में किसी की समझ को विस्तृत करता है। मतलब तुलनात्मक राजनीति है वो विश्व में क्या करता है, किसी भी देश को विस्तृत करने की, मतलब समझ को बढ़ाने की, सोचने और क्षमता को बढ़ाने के लिए जानकारी देता है। यह राजनीतिक परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। मतलब और जो राजनीतिक परिणाम क्या है, मतलब दो देशों, मतलब मान लो दो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी को ही ले लो यार। ठीक है, आप जब इंटरपोल होता है ना, एग्जिट पोल, इंटरपोल आपने कभी सुना होगा, न्यूज़ पे दिखाते हैं, भविष्यवाणी करते कि नहीं नहीं इस पे ज़्यादा वोट पड़े हैं, नहीं इस कास्ट वालों ने कांग्रेस को ज़्यादा वो दिए, ने इस कास्ट वालों ने मोदी जी को ज़्यादा वोट दिए, आम जनता पार्टी को ज़्यादा वोट दिए हैं। ठीक है ना, वो राजनीतिक परिणाम की जो भविष्यवाणी होती है ना, आप जब तक रिजल्ट नहीं आता आप टीवी पे देखते हो, ठीक है, भविष्यवाणियाँ चलती रहती हैं, वही उसके परिणाम को भविष्यवाणी जानने के लिए माइक लेके पूछते हैं आपने सर किसको वोट दिया, किन कारणों से वोट दिया, सर आपने किसको दिया, तो वो भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। ठीक है, वो करने में हमें मदद मिलती है, उससे हम तुलना करके ये भविष्यवाणी, ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस क्षेत्र से जीत रही होती है। ठीक, कितना मतदान किस क्षेत्र पे हुआ है वो भविष्यवाणी कर सकते हैं।
ठीक है। उसी तरह न्यूटन और बैन डेथ, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन के 3 महत्वपूर्ण कारक प्रदान करते हैं। पहला कारण बताते हैं, दूसरे देशों के ज्ञान के बिना कोई अन्य देशों को नहीं समझ सकता। यानी कहने का मतलब है कि अगर दूसरे देशों का ज्ञान नहीं है आपको, तो आप किसी अन्य देश को नहीं समझ सकते, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इसलिए किसी देश का ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान कैसे होगा? कंपैरिजन से होगा, तुलना से होगा। ठीक है, आप 2 देशों की तुलना करोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी शासन प्रणाली किस में सही काम कर रही है, कौन सी व्यवस्था सही काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं उसकी, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट बताते हैं, अन्य देशों की पृष्ठभूमि, संस्थाओं, इतिहासों को जाने बिना कोई अन्य देशों को नहीं समझ सकता। यानी मान लो किसी देश को आप जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि, हिस्ट्री को देखोगे ना, उसकी संस्था देखो, उसका इतिहास देखो कैसा है, उसको जानो, तभी तो अन्य किसी और देश को जानोगे। ऐसे ही करके कंपैरिजन करके ही तो जानोगे। तुलनात्मक पद्धति के बिना कोई भी सरकार, यानी कंपैरिजन अप्रोचेस, यानी तुलनात्मक पद्धति के बिना कोई भी जो गवर्नमेंट है, जो राजनीति के बारे में वैध मान्यकरण सामान्यकरण नहीं कर सकता। यानी तुलनात्मक राजनीति के कारण, मतलब पद्धति के बिना, अगर तुलनात्मक राजनीति पद्धति नहीं है तो उसके बिना आप राजनीति, जो सरकार, जो उसके काम लक्षण जो हैं, आप वो वैध नहीं मान सकते। वैध जब ही माना जाएगा जब आप कंपैरिजन करोगे। जब कंपैरिजन करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, अच्छाई बुराई, सीमाएं, काम सही कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है। इस प्रकार यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्णन और विश्लेषण करना, भविष्यवाणी करना और सामान्य कारक करना तुलनात्मक राजनीति के 4 प्रमुख गुण हैं, जो इसे व्यापक राजनीतिक विश्लेषण के एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। ठीक। अगला है इसमें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। इस वीडियो में हम प्रकृति के बारे में बात करेंगे और क्षेत्र के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसके साथ हम यूरोप केंद्रीयवाद से परे वाले क्वेश्चन को भी उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांटा है। अभी प्रकृति के बारे में देख लो, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी रही है। ठीक। तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों की तुलनात्मक विश्लेषण कर राजनीतिक विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। इस उद्देश्यों की पूर्ति में तुलनात्मक विश्लेषण में 2 पक्ष प्रकाश में आए हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति प्रकृति के समय 2 अवधारणाएं हैं। पहला है लंबवत, लंबवत यानी वर्टिकल, और क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तुलनात्मक, ये 2 पद्धतियाँ आई, जो धाराएं आई हैं। ठीक है। एक लंबवत, ठीक है, यानी वर्टिकल, वर्टिकल देख लो आप, वर्टिकल में आप लिखोगे लंबवत में, ये प्रकृति के में ही, इस श्रेणी में एक ही देश के विभिन्न स्तरों की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। कहने का मतलब है इसमें लंबवत तुलनात्मक राजनीति में, प्रकृति में, इसमें किसी एक देश की विभिन्न स्तरों की जो सरकारें हैं, स्तर, जैसे कि राज्य स्तर, केंद्र स्तर पे, सेंट्रल पे कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट उस पर कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, पंचायती राज यानी स्थानीय सरकारें कौन सी रही हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसे आप कहते हो, उसमें कौन सी गवर्नमेंट कैसे नियम कानून बना रहे हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर रहा है, क्या संरचना है, वो वैसे विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। ठीक है। इसके बीच तुलना कर निश्चित निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बेटर काम कर रही है, कौन से में सुधार करने की ज़रूरत है, किसमें कौन सी सीमाएं ला रही हैं, कौन सी सुविधाएं और बढ़ाने की है, पावर देने की है, ठीक है ना, शक्ति को बढ़ाने की है। ठीक है। ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस क्रम में राज्य राजनीति का उदय होता है। ठीक है। राज्य की राजनीति का उदय होता है। इस श्रेणी में अध्ययन के पश्चात विभिन्न स्तरीय सरकारों में निम्न समस्याएं पाई जाती हैं। पहले है निकायों की असमानता,
यानी जो राष्ट्रीय संविधान और नियमों का पालन प्रत्येक स्तर पर किया जाता है, परंतु उसके संचालन में नियमों और प्राथमिकताओं में भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब है क्या सीमाएं, क्या समानताएं हैं। जो नियम कानून होते हैं वो हर स्तर की गवर्नमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। सेंट्रल के लिए सबसे पावरफुल नियम कानून होते हैं सर, जैसे कि सुरक्षा, रक्षा, ठीक है, रॉ, ऐसे वाले जो विषय होते हैं उन पे ज़्यादा पावर होती है सेंट्रल की। मतलब स्टेट लेवल की, जैसे कि कर डालना, टैक्स लेना, ठीक है, सड़क बनवाना, राज्य स्टेट की विकास करना, ऐसे छोटे मोटे विषय होते हैं। और आप लोकल गवर्नमेंट यानी जो पंचायती राज, स्थानीय गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि पंचायती राज, नगर निगम, इन पे क्या होता है, छोटे मोटे काम होते हैं उनके, जैसे जिला ब्लॉक, गांव में सड़क बनवाना, ठीक है, खेती बाड़ी में काम करना, छोटे छोटे कामों में इन्हें बांट दिया जाता है और देखा जाता है कि कैसे इनमें काम करना है। अलग अलग जो उसमें नियम कानून बना दिए, अलग अलग नियम, सभी को शक्तियाँ दे दी जाती हैं, ठीक है, नियम कानून बना दिए, शक्तियाँ दे दी और काम किया जाता है, ठीक है। दूसरा है शक्ति की समानता। सभी स्तर के सरकारों को शक्ति निश्चित होती है तथा संविधान से निर्देशित होती है, यानी सभी को गवर्नमेंट को अपने हिसाब से उनके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से संविधान द्वारा सबको शक्ति निश्चित रूप से दे दी जाती है। और ये कह दिया जाता है आपको ये शक्ति दी जा रही है, आप अपनी इन शक्तियों का उपयोग करके आप देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, परंतु उनकी शक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे राष्ट्रीय सरकार की तुलना में राज्य एक स्थानीय सरकार को क्रम शक्ति रहती है, ठीक। मतलब अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादा पावर है, क्योंकि भाई वो सबसे बड़े विषयों पे कानून बना रही है। स्टेट वालों पे कम होता है और लोकल गवर्नमेंट पे ज़्यादा, यानी जो स्थानीय पंचायती गाँवों में तक ही पावर रहती है उनकी, वो वहीं तक के काम देखते हैं, जिला ब्लॉक तक के ही, ठीक है। उसमें अलग अलग असमानताएँ रहती, शक्तियों में अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग पावर रहती है लोगों पे। तीसरा है आर्थिक साधनों की समानता। यद्यपि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समान होती है, परंतु राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय आर्थिक विषमताएं विद्यमान होती हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में कुल राज्य संपन्न है तो कुछ राज्य अत्यंत पिछड़े, मतलब आर्थिक संसाधन उनके ऊपर, ये आर्थिक संसाधन का मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, उसके पास ज़्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं, फिर कुछ संसाधन राज्य स्तर के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कुछ होता है स्थानीय गवर्नमेंट के पास, छोटा मोटा संसाधन होता है, ठीक है। आर्थिक साधन होते हैं उसी में। इसी की वजह से क्या होता है कि जिनके पास अधिक मतलब साधन हो जाता है सर, कि जिन राज्यों के पास वो संपन्न रहते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से ठीक रहता है, उससे लेवल वाले बहुतों के पास कम संसाधन होते हैं तो वो कम उसमें होते हैं, ठीक है, वो पिछड़े हुए माने जाते हैं, गरीब माने जाते हैं। अब आते हैं क्षैतिज। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल की तुलनात्मक। इस श्रेणी में एक समान की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच तुलना की जाती है। यानी एक समान, जैसे एक, अब राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक पार्टी ही रहेगी, ठीक है, चाहे वो कितनी भी हो, है तो राजनीतिक पार्टी, इसलिए एक समान सभी राजनीतिक पार्टियों की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। जो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था है, जो पार्टियों की व्यवस्था है, उसकी तुलना की जाएगी। जैसे कि द्विदलीय, बहुदलीय, एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय। यानी ये दलीय का मतलब दलिया मत समझ लेना, ये दलीय व्यवस्था है, यानी एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, त्रिदलीय व्यवस्था, ठीक है ना। त्रिदलीय नहीं, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय का मतलब है एक पार्टी में कई सारी पार्टियां शामिल होती हैं। ये द्विदलीय का मतलब होता है एक पार्टी के साथ दूसरी पार्टी गठबंधन कर ले। एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ही पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में है, जो क्या बोलते हैं, बीजेपी सबसे ज़्यादा बहुमत में है, भारतीय जनता पार्टी, उसे एक दलीय व्यवस्था है, पूर्ण रूप से बहुमत में है वो, ठीक है, कहीं गठबंधन नहीं है उसका, कुछ क्षेत्रों में है लेकिन बाकी में तो पूर्ण बहुमत से है, ठीक। द्विदलीय, बहुदलीय और एक दलीय जो आप समझ गए, उनकी व्यवस्थाओं में, ठीक है, उसकी तुलना की जाती है। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक का मतलब होता है शासन
दो स्तरों पे चलाया जाता है, यानी सेंट्रल पे और कहाँ पे, स्टेट पे। संघात्मक व्यवस्था कहलाती है संघात्मक। एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है सारा शासन सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रल में चलाएगी, यानी केंद्रीय चलाएगा सारी व्यवस्था, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था, उसमें हम तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट सही काम चला रही है, संघात्मक वाला या एकात्मक वाला, ठीक। अध्यक्षीय और संसदीय व्यवस्था, इसमें हम अंतर कर सकते हैं। अध्यक्षीय, अध्यक्ष के द्वारा जो शासन व्यवस्था चला रहा है। संसदीय में यानी लोकसभा राज्यसभा में कैसे संसद गवर्नमेंट काम कर रही है, इसमें हम देख सकते हैं तुलनाता करके, इसकी तुलना कर की जा सकती है, ठीक है। इसमें विभिन्न अवस्थाओं के बीच तुलना, विश्लेषण और सामान्यकरण करने का प्रयास किया गया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों से संबंधित राजनीतिक व्यवहारों की तुलना की जाती है, यानी जो विभिन्न राष्ट्र है उसकी संबंधित जो राजनीतिक व्यवहार है उसकी तुलना की जाती है। जीन ब्लेंडर एक विचारक है, जीन ब्लाउंडलेड ने ठीक ही कहा है कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है, वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्था से संबंध, सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना, ठीक है। अब आता है तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट रखा है। वीडियो एजुकेशन एकलव्य पूरा परिवार आपको सह दिल से धन्यवाद करता है। प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और अगली वीडियो में कमेंट करें कि अगली वीडियो आपको कब चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एजुकेशन एकलव्य फिर दोबारा सेकंड पार्ट में, सेकंड लेक्चर में आपको मिलेंगे।